हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट्स और स्ट्रेट लाइंस के बीच में कहानी हमारी शुरू होने वाली है, यानी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2D होता है हमारा, वो शुरू होने वाला है। शुरुआत करते हैं क्लास आज के लेक्चर से। हम इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जो आपके लिए 40 डेज प्लान किया गया है, अब फाइनली उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर हम एप्लीकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ इन चैप्टर्स को हम और कंसोलिडेट और रिविजन करवा रहे हैं, ताकि फाइनली आप इन आईआईटी जेईई मेन की तैयारी को फाइनल एक टच दे पाएं, एक फाइनल प्रिपरेशन कर पाएं और मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर लिख कर आएं। विद दैट आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे और फिर हम इसे साथ में देखेंगे। आई होप वीडियो पॉज करके इसे आपने खुद से ट्राई किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम बी टू ए सी वेयर ए बी एंड सी आर दिस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात स्टूडेंट्स कही है, वहां पर आपके पास एक मीडियन बनाकर वो दे रहा है ना। तो एक ट्रायंगल है आपके पास। सबसे पहले इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स? पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 3। पॉइंट बी के कॉइन से 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से 1, -1। सो दिस इज 1, -1 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से 5, 1। बहुत बढ़िया। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से 5, 1। अब वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपने एक मीडियन ड्रॉप की, कहाँ से एक मीडियन ड्रॉप की है सर मीडियन ड्रॉप की है बी टू ए सी, मतलब बी से आपने ए सी पर एक मीडियन ड्रॉप की है। सो इस वर्टेक्स बी से आपने इस ए सी वर्टेक्स पर एक मीडियन ड्रॉप की है। डू वी नो कि सर अगर एक मीडियन ड्रॉप की आपने, तो जैसे ही आप एक मीडियन ड्रॉप करेंगे, डू यू रियलाइज कि इस मीडियन का जो फुट होगा, इस मीडियन का जो ये फीट होगा, इस फीट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा ए से और सी से। आई होप ये बात आपको पता है, क्योंकि मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस भी वर्टाइस से हम ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। मतलब मैं अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करूं तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट होगा ये। इफ आई कॉल इट डी फॉर अ व्हाइल, आई थिंक उसने डी कहा या नहीं हमें नहीं पता, बट वो मीडियन की लेंथ हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है सर, मीडियन की लेंथ हम निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ डी, तो क्या मैं इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ क्लास? मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? -1 + 5 दैट्स +4 को 2 से डिवाइड किया तो डी का x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 2। सिमिलरली जब डी का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये भी कितना हो जा रहा है? 2। क्या आप मुझे फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट्स? क्विकली ट्राई करिए। फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको बी और डी की डिस्टेंस निकालनी है। वही क्या होगी स्टूडेंट्स? वही आपकी मीडियन की लेंथ होगी। और अगर ये स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 2 - 1 दैट्स 1 का स्क्वायर 1। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा 1 प्लस 2 - -1 दैट्स कितना? 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9। तो ये हो जा रहा है 9। और इस पर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? अंडर रूट। और 9 + 1 होता है 10। 10 का अंडर रूट 10, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया। दो इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले डिस्कस किए हमने स्टूडेंट, जल्दी से उनका रिवीजन कर लेते हैं। अगर मेरे पास 2 स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं, कौन से स्टूडेंट्स? अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसी से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जिस पर ये पॉइंट है x2, y2, तो अगर एग्जैक्ट बीच में एक मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट बीच में अगर मिड पॉइंट है जो कि ऑब्वियसली इक्वी डिस्टेंट है यहाँ से और यहाँ से, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स? x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरीके से आप चीज़ें निकालते हैं या फिगर आउट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी सी होती है जो कि आई होप आपको क्लियर हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्टेंस फॉर्मूला आई बिलीव पता ही है। अगर ये पॉइंट था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए, और ये पॉइंट था बी, और मुझसे कोई ए बी की लेंथ पूछता है तो हम ए बी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम वो लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना। आई होप ये बात आपको पता है। सिमिलरली y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो फाइनली आपको निकाल कर देता है डिस्टेंस किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की। चलिए विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कोलिनियरिटी का कंसेप्ट ये यूज करेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आप देखो ध्यान से, उसमें बहुत सारी सीधी सीधी चीजें दी जा रही हैं। वो 3 पॉइंट्स दिए p + 1, 1 2p + 1, 3 एंड 2p + 2, 2p, और ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं। सर अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलीनियर है, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो हम देंगे वो ये होगा कि सर इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। मतलब इनका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या होगा सर? डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 1 1 1। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका x और y कोऑर्डिनेट लिख दीजिए क्लास, वो कितना होगा? p + 1, 1
इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे क्लास, वो हो जाएंगे 2p प्लस 1,3 और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूं तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हो जाएंगे 2p प्लस 2,2p। तो ये कुछ सिनेरियो है और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, हमें पता है। अब सीधे सीधे डिटर्मिनेंट को ही सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ही एक्सपांड करेंगे स्टूडेंट्स। और डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपांड करना चाह रहा हूँ तो एक छोटा सा ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं इसको डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, या काम करता हूँ इसको डबल करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट रो को तो हम एज इट इज रख रहे हैं इंटैक्ट। फर्स्ट रो क्या दिख रही है क्लास में, फर्स्ट रो में दिख रहा है 1 p प्लस 1 आई बिलीव, एंड देन मुझे क्या दिख रहा है 1। तो ये तो चीज़ें मैं ऐसी कैसी रख रहा हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाह रहा हूँ, तो सिंप्लीफिकेशन के नाम पर क्या चाह रहा हूँ कि इसे मैंने डबल किया, जैसे इसे डबल किया तो कितना बन जा रहा है स्टूडेंट्स, या फिर आप सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट भी करते तो ये 0 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 - 1 0, 2p माइनस पी पी और 1 - 1 0 और 3 - 1 2, तो क्या बच रहा है 0 और p और 2। तो 0p2 मुझे यहाँ पर मिला है, तो मैं लिख लूँगा क्या स्टूडेंट्स, मैं लिखूँगा 0p and 2। फिर मुझे नेक्स्ट क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में भी मैं वैसे ही कुछ सोच रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो अगेन 1 - 1 0, 2p में से 2p गया तो 0, 2 - 1 1 और 2p में से 3 गया तो 2p - 3। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है 0 1 और 2p - 3। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है सर 0 1 एंड 2p - 3। आई होप अब ये बहुत हद तक सिंप्लीफाइड है और अब मैं इसे चाहूँ तो एक्सपांड कर सकता हूँ, इसका एक्सपांशन हम लिख सकते हैं। तो क्विकली स्टूडेंट्स इसी कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों 0 है। और जैसे ही कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया तो यही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करना काफ़ी है, क्योंकि बाकी दोनों 0 है। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हम लिखेंगे। आई होप आपको दिख रहा है। तो p को 2p - 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p² माइनस ये कितना हो जाएगा 3p माइनस ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स 2, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 1 से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्या अब आप फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं यहां से जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएं, p की वैल्यू निकाल कर फाइनली करेक्ट आंसर क्विकली टेल मी। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिख रही है 2p² - 3p - 2। सीधा सीधा सा एक्सप्रेशन है। क्या करेंगे, इस 3p मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर 2 और 2, यानी ये दिख रहा है -4। आई होप आप सभी को दिख रहा है। अगर ये मुझे -4 दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको स्प्लिट करूंगा। तो क्या ना इसे इसको सर मैं स्प्लिट कर सकता हूँ -4p + p, यानी फाइनली जब आप इसको स्प्लिट करोगे, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, 2p² कल कीप एज इट इज, तो ये हो जा रहा है 2p² -3p को मैं लिख रहा हूँ -4p + 1, है ना। तो -3p को मैं लिख रहा हूँ -4p + 1, और इस वाली टर्म को एज इट इज -2 इज इक्वल टू 0 हमने रखा। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। थोड़ा और अगर हमने आगे सॉल्व किया तो मुझे एक स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड चीज़ दिख रही है, मतलब ये p है ना। तो उधर p - 2 सीधा सीधा दिख रहा है, तो काम करते हैं यहाँ से 2p सब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब 2p कॉमन लिया तो सीधा सीधा 2p कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा क्लास, ये बचेगा p - 2। उधर भी p - 2 है, तो एक फैक्टर तो डेफिनेटली p - 2 बनना तय है। दूसरा फैक्टर क्या होगा सर, 2p आ रहा है और वहाँ से क्या मिलेंगे +1, तो ये हो जाने वाला है 2p + 1 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से p की 2 वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट्स, देखो एक वैल्यू मिल रही है -1/2 और एक मिल रही है 2। आई होप आपको भी नजर आ रहा है। और अगर ऐसा मैं देख पा रहा हूँ -1/2 और 2, तो -1/2 तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी 2 मौजूद है और हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। स्टैंडर्ड सी टेक्निक है स्टूडेंट्स, जब भी आपसे कहा जाए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप डेफिनेटली उनके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख दीजिए, सीधे सीधे आप आंसर ले आएंगे इस पर बेस्ड कंसेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए, ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देखो वो क्या कह रहा है फाइनली, वो आपसे कह रहा है द पॉइंट ए डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पी एंड क्यू इन अ रेशियो k:1। ठीक है सर, एक पॉइंट है जो कि ए है और ये डिवाइड करता है पी और क्यू को। तो लेट्स से ये पी और क्यू है ना। और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, पी के कोऑर्डिनेट्स है -5,1, तो ये है आपका पी जो कि है -5,1। और सर क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। तो देयर इज अनदर पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। फिर वो क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है जो इसे k:1 में डिवाइड करता है। ठीक है सर, एक पॉइंट है ए, जैसे दिस इज पॉइंट ए और ये इसे k:1 में डिवाइड करता है। ठीक है सर, अब वो बोल रहा है k की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि कौन से ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट्स ABC,
ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, बी और सी ये रहे, उस ट्रायंगल का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए, निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। पहले तो मैं ए के कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट करता हूँ। हम यहाँ पर हमारा ये डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स। कैसे सोचेंगे ध्यान से देखिए, अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, के इंटू 3, तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हो जाएगा 3k प्लस 1 इंटू -5 यानी कितना हो जाएगा -5 अपॉन k प्लस 1। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेट अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, k इंटू 5 यानी 5k प्लस 1 इंटू 1 दैट्स 1, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1 डिवाइडेड बाय अगेन नथिंग बट व्हाट, डिवाइडेड बाय अगेन द सेम वैल्यू k प्लस 1, दोनों का रेशियो। आई होप ये फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई करते आपको समझ आ रहा है। अब अगर ए के कोऑर्डिनेट ये है तो 2 पॉइंट्स और है सर, बी और सी। तो अगर ये है पॉइंट ए तो ऐसे 2 पॉइंट्स और मान लेते हैं बी और सी, और ऐसे 2 पॉइंट्स बी और सी और हैं। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, बी के कोऑर्डिनेट वो दे रहा है 1,5 और सी के कोऑर्डिनेट दे रहा है 7,-2। ऐसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी। वो इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहे हैं। स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स वापस सेम वही बात है, क्या करेंगे 1 1 1, ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, बी के लिख लीजिए और सी के लिख लीजिए। तो ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, वो हो जा रहा है 3k - 5 अपॉन k प्लस 1। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है 1 and 5 और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है 7,-2। आई वुडेंट रिकमेंड कि आप इसमें यहाँ पर बस एक छोटा सा एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए, इसका पूरे का हाफ कर लीजिए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये फॉर्मूला होता है हाफ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, है ना। अब सीधे सीधे आई वुडेंट से कि आप सिंप्लीफाई करिए, कर भी सकते हो, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है। एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये और ये 0 हो जाएगा, शायद थोड़ा काम आसान हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा काम करते हैं, ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स। बट उसको करने के चक्कर में आप ये भी तो सब ट्रैक करोगे और बात बिगड़ जाएगी। तो एनीवे आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेशन करते हैं। और ये मुझे जो एरिया देकर रखा है सर, ये एरिया 2 के इक्वल है। ये जो आपका एरिया है स्टूडेंट्स वो एरिया 2 के इक्वल है। तो इस एरिया को उसने लिखा है 2 के इक्वल, ये जो वैल्यू है ये है 2 के इक्वल। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस 1/2 का 2 इधर लेकर जाता हूँ और ये 2 × 2 4 कर देता हूँ। तो मैं राइट हैंड साइड पे क्या पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुझे राइट हैंड साइड पर मिल रहा है 4, है ना। राइट हैंड साइड पे मिलेगा 4, जिस 4 को मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ। राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन अब हम लिखेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे। मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में। कॉलम 1 मतलब क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये वाला होगा माइनस और ये वाला होगा स्टूडेंट्स क्या प्लस, है ना। अब ध्यान देखिए, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया 1 के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा -2 और 7 × 5 35। तो -2 - 35 यानी कितना हो रहा है -37। तो मुझे जो ये वाला पार्ट पहला पार्ट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है सर, वो दिख रहा है -37। आई होप आप सभी को दिख रहा है। देन मुझे क्या दिख रहा है इसके बाद अगली चीज़, अगर आप ध्यान से देखें तो अब मुझे दिख रहा है -1। मैंने किसके रिस्पेक्ट में एक्सपांशन किया है, मैंने कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड किया है। तो अगर अब मैं इस -1 को देख रहा हूँ तो मुझे सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या दिखेगी, -1। और अब इसके अंदर क्या दिखेगा वो सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स। -1 के अंदर -1 वाला रो और -1 वाला कॉलम स्किप किया तो मुझे क्या दिखेगा, -2 × 3k - 5 अपॉन k प्लस 1 एंड 7 × 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। क्या आपको रियलाइज हो रहा है। तो पहले तो लिख लेते हैं -2 इंटू दिस, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट टफ नहीं है। तो -2 इंटू क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपका ये वैल्यू 3k - 5 अपॉन k प्लस 1, है ना। सो दिस इज 3k - 5 अपॉन k प्लस 1 एंड सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज ये वाला मल्टीप्लीकेशन। आई होप देख पा रहे हो ये वाला। अब क्या करेंगे, अब ये वाला करेंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो 7 टाइम्स 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए तो -7 टाइम्स व्हाट 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये हो जाने वाला है आपका ये वाला वैल्यू। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 7 के टाइम्स बट विद अ नेगेटिव साइन। हमने छोटा सा एक ऑपरेशन किया स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिख रहा है। इसी के साथ अब मेरी एक और टर्म बच जा रही है स्टूडेंट्स। कौन सी टर्म बच जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक टर्म और बच रही है 1। इस 1 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 1 के आगे प्लस साइन आना है तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही 1 के आगे प्लस साइन आने वाला है तो 1 के आगे प्लस साइन लगाते हुए अगर मैंने आगे मल्टीप्लिकेशन किया तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस 1 के लिए ये हो जाएगा 5 इंटू दिस, ये हो जाएगा 1 इंटू दिस। तो 5 और 1 लगाना है, बीच में नेगेटिव साइन लगाना है। ध्यान सुनिए, पहले 5 इंटू दिस होगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3k - 5 अपॉन k प्लस 1 -1 लगाएंगे क्योंकि 5 के बाद क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स 1 और 1 के साथ 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, है ना। तो 1 के साथ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 5k प्लस 1
अपॉन k प्लस 1। तो ये आपका सिनेरियो बन रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। अगर पूरे एक्सप्रेशन को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन जा रहा है, ध्यान से सोचेगा। इस तरफ बन जाएगा 4k प्लस 4, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जा रहा है, 4k प्लस 4। राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, k प्लस 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया -37 टाइम्स k प्लस 1, है ना। तो हो जाएगा -37k -37। क्या आपको दिख रहा है k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे कैसे बन जा रहा है। अब अगर k प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये और ये हट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, ध्यान से देखो। ये बचेगा -1 एज इट इज़, मैं -1 को एज इट इज़ रख दे रहा हूँ, तो नेगेटिव ऑफ -1 ऑफ ऐसे ही लिख देते हैं। k प्लस 1 कैंसिल हुआ तो ये बच रहा है -2 टाइम्स, मैं और इसको सिंप्लीफाई रख रहा हूँ, -2 टाइम्स 3k - 5। आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये दिख रहा है -7 टाइम्स 5k प्लस 1, तो ये दिख रहा है -7 टाइम्स 5k प्लस 1। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए और चीज़ें स्मूथ है। सिमिलरली यहाँ पे +1 दिख रहा है तो +1 टाइम्स लिख देता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो। इसको लिखूंगा मैं 5 टाइम्स 3k - 5, तो इसे मैं लिखूंगा 5 टाइम्स 3k - 5। आई होप ये अभी आपको दिख रहा है। माइनस व्हाट, -5k प्लस 1, तो नेगेटिव ऑफ 5k प्लस 1। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स विल लुक लाइक। आई होप ये आपको बहुत सिंप्लीफाइड और सॉर्टेड सा दिख रहा है। इसी को अगर मैंने सॉल्व करने या सिंप्लीफाई या फिगर आउट करने की कोशिश की तो आई थिंक अब हम आंसर के काफ़ी नज़दीक हैं। कैसे सोचेंगे स्टूडेंट, सिंपली k की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूँ, मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले -37k और -30 सभी अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम फाइनली एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो मेरा सजेशन है अभी इसको ऐसा कैसे ही रखते हैं, -37k और -37 को भी और इधर 4k और 4 को भी, सब कुछ सिंपल सा रखते हैं, है ना। तो इस तरफ क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस तरफ दिख रहा है 4k प्लस 4, है ना। आई होप आपको ये दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, -37k -37, तो इस तरफ दिख रहा है -37k -37, ये आपकी पहली वैल्यू। इसके बाद और क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ व्हाट। अब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 के साथ, तो देखो ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस होने के साथ क्या हो रहा है, 2 × 3 6k -10। आई होप आपको नजर आ रहा है कि वो तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि मान के चलो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो -5 ही है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, 6k -10। तो इस तरफ मुझे क्या दिखेगा स्टूडेंट, 6k -10। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ पहली चीज़ तो 6k -10। आई होप आपको रियलाइज़ हो रहा है कैसे लिखा हमने कुछ नहीं किया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6k -10। सिमिलरली ये भी +7 है अब, है ना, ये भी +7 ही है। और जैसे ही +7 है तो 7 × 5 कितना, 35k + 7। तो यहाँ पे क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, अगली वैल्यू, ये वैल्यू दिखेगी +35k + 7। तो ये आपका अभी तक का ओवरऑल एक्सप्रेशन है। इससे आगे और बढ़ाए तो क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, 15k -25, है ना। तो ये दिख रहा है 15k -25। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 15k -25। और अगर थोड़ा आगे देखें 15k -25 के बाद तो वो दिख रहा है -5k -1, क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिखेगा -5k -1। तो ओवरऑल ये जो बन जाएगा ये होगा -5k -1। तो ओवरऑल ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपका अब बनेगा, है ना। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अब अगर मैं चीज़ें यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें निकालना चाहूँ तो मुझे क्या क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से सोचिएगा। सर सबसे पहले तो अगर आप देखें, है ना, मैं यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशंस लाऊंगा स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें मैं सीधी सीधी लिखना चाहूँगा। जैसे -37k और +35k को हटा के मैं -2k लिखना चाह रहा हूँ। आई होप मैं लिख सकता हूँ, है ना। अब अगर मैं थोड़े से और ट्रांसफॉर्मेशंस लाऊं तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से सोचना है स्टूडेंट्स। +6k और 5k हटाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे +k भी दिख रहा है। आई होप आपको भी दिख रहा होगा। आई होप आप बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखकर, है ना। सिमिलरली अगर ये 4k भी इधर लाया होता तो 4k अगर 15k में से सब्ट्रैक्ट होता तो कितना बच जाता, 11k। तो मैं इस तरफ एक और चीज़ लिख ले रहा हूँ, 11k। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके लिए, जो मैं कैलकुलेशन एक अलग तरीके से कर रहा हूँ। एक छोटा सा काम और करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूँ। देखो -10 और -1 को मैं -11 लिख सकता हूँ, क्या आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। -11 और +7 को मैं -4 लिख सकता हूँ। आई होप ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने -4 लिखा। और क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, अब बस छोटी सी दो चीज़ें और ध्यान से देखिएगा, बस क्वेश्चन खत्म होने को है। -25 और -37 कितना होगा, सोच के देखो। 5 ऐड किया 7 में तो ये हो जा रहा है 41, है ना, नहीं 42 दिख रहा है ना। 37 + 5 कितना हो जा रहा है, 42। 42 में 20 ऐड किया तो 62।
माइनस 62 इधर लाए तो कितना हो जाएगा प्लस 62, 62 में 4 ऐड किया, 62 में 4 ऐड किया तो 66, ये हो रहा है 66। और इस तरफ से एक छोटी सी चीज़ और क्या बच जा रही है, आई थिंक ये दोनों हम रिजॉल्व कर चुके हैं और अब हम इसको भी रिजॉल्व कर चुके हैं। तो बच के आ रहा है स्टूडेंट्स बस ये -4, और अगर -4 भी इस तरफ लाता, अगर ये -4 भी इस तरफ लाता तो कितना बचता है स्टूडेंट्स, सोच के देखो, ये हो जाता +4 है ना। तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा होता। इस तरफ क्या दिख रहा है सोच के देखो स्टूडेंट्स, इस तरफ भी चीज़ें आई थिंक सुलझी हुई सी हैं। 11 + k 12 के में से 2 के गए तो 10 के। तो आई थिंक हम काफ़ी क्लोज हैं k की वैल्यू फिगर आउट करने के, क्योंकि अगर आप देखें तो 66 + 4 हो जाता है 70 = 10k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, k की वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 7, और ऐसा कोई तो ऑप्शन हमारे सामने होगा, है ना। k की वैल्यू जब आती है 7 तो हमसे k की वैल्यू नहीं पूछ रही थी स्टूडेंट्स, द 2 वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द एरिया, तो हमारे पास एक वैल्यू तो नज़र आ रही है क्या स्टूडेंट्स, 7। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द वैल्यूज़ वुड हैव बीन 7, बट दे आर इंटरेस्टेड इन 2 वैल्यूज़। आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है, द 2 वैल्यूज़ ऑफ k for which the area of triangle ABC where B would be this, C would be this is equal to 2। अब एक छोटा सा चेंज है स्टूडेंट्स, आप छोटी सी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि हमेशा ये जो आप लगाते हो ना यहाँ पर, इसके ऊपर आप मॉड यूज़ करते हो। मॉड इसलिए यूज़ करते हो स्टूडेंट्स, मॉड इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि आपको नहीं पता इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो हमें जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस मॉड को जो बताएंगे तो इस 2 के आगे प्लस माइनस लगाएंगे, हम इस 2 के आगे प्लस माइनस लगाएंगे। इस 2 के आगे जब आप प्लस माइनस लगाओगे तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, सोच के देखना, जैसे ये प्लस माइनस लगा तो इससे मुझे चीज़ें कैसी दिखेंगी, इससे यहाँ पर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो 4 लिखा था ये होता +-2, ये जो 4 था +-2। तो एक बार +2 के लिए आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और एक बार -2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने +2 के लिए सॉल्व किया, जैसे ही आप -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका एक और आंसर आएगा और उस वजह से आपको k की दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्या आपको क्लियर है स्टूडेंट्स की k की दोनों वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? आई अंडरस्टैंड काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था और आसान मेरे ख्याल से बना सकते होंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी ये तरीका आई थिंक लुक्स द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच। विद दैट आई वुड सजेस्ट कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए स्टूडेंट्स। शानदार सा एक क्वेश्चन है, अच्छा सा कंसेप्ट है, ज़रा जल्दी से इसे ट्राई करिए एवरीवन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी 2-3 बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है लाइन जो ये है ये पास होती है किस पॉइंट से, थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स, एक सेगमेंट है जो इसको और इसको क्रिएट करने से होता है, उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करता है। स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन है क्लास। पहले आप रेशियो के थ्रू उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो हमारे पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, एक है 1,1 और इस तरफ क्या दिख रहा है क्लास, इस तरफ दिख रहा है 2,4। तो ये 2,4 है और इससे एक पॉइंट है जो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देयर इज अनदर पॉइंट, आई डोंट नो इसके कोऑर्डिनेट, लेट्स से हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, y, अल्फा, बीटा कुछ भी, और वो इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको x और y की वैल्यू लिखते आती है। x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 × 2 6 प्लस 2 × 1, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 है ना। तो न्यूमरेटर में होगा 8 डिवाइडेड बाय 3 + 2 दैट्स 5। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 8/5। क्या आपको समझ आया हमने क्या किया? हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 3 × 2 6 + 2 × 1 दैट्स 2, तो 6 + 2 होता है 8 और 8 डिवाइडेड बाय 3 + 2 दैट्स 5। सिमिलरली अगर इसका मैंने y कोऑर्डिनेट निकाला होता तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वही कहानी, 3 × 4 दैट्स कितना 12 है ना। फिर आ जाएगा 2 × 1 दैट्स 1। आई होप आपको नज़र आ रहा है। तो 12 + 2, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये क्या आ रहा है, 3 × 4 12, 2 × 1 1 है ना, सॉरी 2 × 1 2, तो ये हो जा रहा है 12 + 2 दैट्स 14। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। तो सर ये हमारा ये पॉइंट है और वो ये कह रहा है एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास होती है। तो जो ये लाइन है स्टूडेंट्स, कौन सी लाइन की बात कर रहा है वो लाइन की बात कर रहा है 2x + y = k। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन कौन सी है, ये है 2x + y = k। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो क्या करूँगा स्टूडेंट्स, 8/5, 14/5 ये मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूँ यहाँ से। तो 2 × 8/5 में हम पहले रख देंगे, तो क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, हम रखेंगे 2 × 8/5 प्लस अगली वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, सोच के बताइए, y कितना होगा 14/5। तो अब अगली वैल्यू जो हम रखेंगे दैट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 5 और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है
के, तो यही हमारी फाइनली के की वैल्यू तक हमको लेकर जा रहा है। तो यहाँ से आई थिंक हम के की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 2 होता है 16, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 10 30, तो ये हो जा रहा है 30/5, और 30/5 कितना होता है? 6। इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या? के की वैल्यू हम फाइनली लिखेंगे 6, और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? आप मार्क करेंगे सीधा सीधा ऑप्शन सी। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए, समझिए और क्विकली टेल मी द करेक्ट आंसर। क्या आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई किया स्टूडेंट? सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें एक सीधी सीधी सी बात हमें ये पता है स्टूडेंट्स, क्या? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर इंटीजर्स, तो उस ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर हैं स्टूडेंट्स। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपसे कह दे रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर हैं। मान लो एक आपका ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? लेट्स से ये हो जा रहा है x1, y1, ये लेट्स से हो जा रहा है x2, y2, और ये हो जा रहा है लेट्स से x3, y3, और ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो कह रहा है ये इंटीजर्स हैं। आई होप यू आर रियलाइजिंग, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर इंटीजर हैं, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर है तो हमें तो पता है ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर ट्रायंगल है आपका ABC तो इसके एरिया का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो होता है मॉड ऑफ हाफ ऑफ, है ना। फिर आप क्या लगाते हो? तो ये मॉड है साइन, है ना। ओवरऑल ये पूरा मॉड है और डिटर्मिनेंट है ना। तो वो क्या होता है सर? 1 1 1, फिर आप लिखते हो x1 y1, फिर आप लिखते हो x2 y2, फिर आप लिखते हो x3 और y3। क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स की फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक्सप्रेशन एक इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि दिस ऑफ दिस इनटू दिस, तो एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके मॉड को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा कोई एक रैशनल वैल्यू, मतलब दिस विल बी समथिंग ऑफ द p/q फॉर्म, मतलब जो एरिया आएगा वो p/q फॉर्म का आएगा। मतलब मैं कहूँगा कि जो एरिया आने वाला है ट्रायंगल ABC का, इवन x1 y2 x2 y3 ये सब अगर रैशनल नंबर्स भी हैं, मतलब अगर ये सब इंटीजर्स भी हैं, तो ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा सर वो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग एक रैशनल नंबर होगा। बहुत बढ़िया सर, ये अच्छी बात है। अब मैं अपने लॉजिक से अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल से डील करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है। याद करिए स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एरिया होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? √3/4 इंटू a², और अगर इस पे ये जो साइड्स हैं वो है लेट्स से x1, y1, और ये साइड है लेट्स से x2, y2। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये साइड है x1, y1 और ये साइड है x2, y2, अब इसका जब ये डिस्टेंस भी आएगी तो अंडर रूट में आएगी, और उस अंडर रूट का स्क्वायर कर देने से वो डिस्टेंस तो एक इंटीजर वैल्यू होगी ना। आपको बात समझ आ रही है? यहाँ पे कोई ना कोई मान लेते हैं कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू भी आ रही है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो वो अंडर रूट तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपके पास बचेगा कि अंडर रूट 3/4 इंटू समथिंग इंटीजर, यानी आप रियलाइज कर पा रहे हो वो इंटीजर और 4 का तो कुछ होना जाना नहीं, वो तो बेशक रैशनल था, बट √3 की वजह से ये वैल्यू डेफिनेटली एक इरैशनल वैल्यू होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू होगी एक इरैशनल वैल्यू होगी। पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा ट्रायंगल ABC था जिसके कोऑर्डिनेट्स सारे इंटीग्रल वैल्यू थे, इसका एरिया हमेशा एक रैशनल वैल्यू होगी, और अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले तो हमेशा एक इरैशनल वैल्यू होती है। मतलब अगर किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स इंटीजर वैल्यूज़ हैं, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली उस केस में उसका जो एरिया है वो डेफिनेटली क्या नहीं हो सकता, तो वो इंटीग्रल हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इंटीग्रल होते तो रैशनल नंबर आता, एक कोई रैशनल एरिया आता, और अगर हम हमारे लॉजिक से निकालें तो रैशनल आ रहा है, तो रैशनल और इरैशनल कभी सेम हो ही नहीं सकते ना। इस बेसिस पे मैं कहूँगा कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स नहीं हो सकते, और उसने यही पूछा था कैन नॉट बी, तो मैं मार्क करूँगा ऑप्शन ए। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया और उस पर क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि हम इसे कैसे सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। विद दैट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फाइनली अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट पर हैं। हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा 2D वाला पार्ट शुरू हुआ है, इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? जेईई मेंस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझते हैं पहले ध्यान से वो क्या बोल रहे हैं। लेट द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बी दिस एंड दिस, और सी जो है वो सरकम सेंटर है। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स की जो आपका सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो होते हैं उनको जो आपका सेंट्रॉइड होता है ना, अगर मान लो ये आपका सरकम सेंटर है ए और ये आपका सेंट्रॉइड है बी, तो आपका ये जो है ऑर्थो सेंटर, फिर से रिपीट करता हूँ, ये अगर आपका है ऑर्थो सेंटर, दिस इज ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं स्टूडेंट्स?
-3,5 है ना, और बीच में कौन आता है, अगर आपका यहाँ पर आता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दिए 3,3। तो डू यू रिमेंबर जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। यानी अगर ये ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रॉइड है तो सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स से x, y मान लूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, आप कैसे लिखेंगे ये वैल्यू सोच के देखना स्टूडेंट्स। पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 × x, आई होप आपको दिख रहा है, प्लस 1 × -3, तो ये कितना हो जाएगा 2x - 3 है ना। तो पहले जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी स्टूडेंट्स आपको, वो मिलेगी 2x - 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज का सम 2 + 1 3, और वो किसके इक्वल होगा, इस 3 के इक्वल। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। सो दिस डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सोच के देखिए। y की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा मुझे दिख रहा है क्या, 2 × y यानी 2y, और ये दिख रहा है 1 × 5 5, तो ये हो जा रहा है 2y + 5 है ना। तो ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है 2y + 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सीधा सीधा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्या, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू दिस 3। क्या आपको रियलाइज हुआ स्टूडेंट्स हमने क्या किया। सो ये कुछ हमारा ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। क्या आपको रियलाइज हुआ, हमने एक छोटा सा ऑपरेशन किया, हमने क्या किया, हमें पता है कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं फॉर एनी ट्रायंगल इन द वर्ल्ड। मतलब अगर मैं इस 2 को इस x से और इस 1 को अगर इस -3 से मल्टीप्लाई करूँ और उसको इस दोनों के सम से डिवाइड कर दूँ तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के। सिमिलरली अगर इस 2 को मैं y से और इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के सम से डिवाइड करूँ तो वो इस 3 के इक्वल भी होगा। तो इस वजह से, इस रीज़न से, इस अप्रोच से मैं x और y की वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 3 × 3 9, तो कितना हो जा रहा है 2x - 3 इज इक्वल्स टू 9। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 2x कितना हो जा रहा है, 9 + 3 दैट्स 12 आई बिलीव। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 6। तो x की वैल्यू तो हमें मिल जा रही है स्टूडेंट्स कितनी, 6। अब जैसे ही x की वैल्यू मिल जा रही है, क्या मैं यहीं से फाइनली सेम लॉजिक यूज़ करके ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। देखो 3 × 3 कितना हो जा रहा है, 9, तो ये हो जा रहा है 2y + 5 इज इक्वल्स टू 3 × 3 9। 5 को उधर लिखेंगे तो 9 - 5 4, तो हो जा रहा है 2y कितना 4, और जैसे ही y 4 हो जा रहा है तो y की वैल्यू कितनी लिखूंगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू लिखूंगा 2। तो आपको दिख रहा है जो सर्कम सेंटर हमारा जो था उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,2, यानी आप मार्क करेंगे। अच्छा बाय द वे, अब वो एक और इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा है कि जो C है वो सर्कम सेंटर, मतलब ये A है ये B है, तो सर्कम सेंटर आपका C था। अगर सर्कम सेंटर C है तो सर्कम सेंटर के हमारे अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं क्लास, हमारे अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 6,2। एनीवे अगर ये डिस्टेंस ना भी लगाते ना तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, बट चूंकि अब हम ये पॉइंट निकाल चुके हैं तो उससे निकाल लेते हैं। आप पता है एक काम ये कर सकते थे कि ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये होता 2 रेशो, उसका हाफ कर लेते और उसको ऐड कर देते। ये भी एक अप्रोच हो सकती थी। मैंने पढ़ा नहीं कि वहाँ डिस्टेंस निकाली, मुझे लगा वो कोऑर्डिनेट निकाला है। तो फाइनली क्या पूछ रहा है, एक ऐसे ट्रायंगल की रेडियस पूछ रहा है, ऐसे ट्रायंगल की रेडियस पूछ रहा है जिसके लिए AC डायमीटर है। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके AC की वैल्यू, लेंथ फिगर आउट कर लेता हूँ। AC की लेंथ कितनी होगी सोच के देखो, 6 - 3 यानी 6 + 3 दैट्स 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 81 है ना। तो 9 का स्क्वायर होने वाला है 81, तो मैं ही लिख लेता हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो ये हो जा रहा है 81 प्लस, फिर देखो क्या करने वाला हूँ मैं लिखने वाला हूँ 2 - 5, तो 2 - 5 होता है -3, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9। तो आप लिख रहे हो 81 + 9 इनसाइड एन अंडर रूट। ये आपकी हो रही है AC की लेंथ, लेकिन AC तो डायमीटर है, हमें उसकी रेडियस चाहिए। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, रेडियस। तो अगर ये है डायमीटर, 81 + 9 कितना होता है 90। क्या मैं 90 को क्लियरली 9 × 10 लिख सकता हूँ, 9 × 10 मतलब 3√10 है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3√10। आई होप आपको दिख रहा है। तो हमारा जो डायमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3√10। लेकिन हम 3√10 एज अ डायमीटर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, तो डायमीटर है, हमें चाहिए रेडियस। तो 3√10 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स, रेडियस होगी डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप आंसर तक पहुंचना चाहें तो उसको क्या लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे, √10 को √2 × √5 लिख लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। और डिनोमिनेटर वाले 2 को आप √2 × √2 लिख लीजिए। आई थिंक चीज़ें अब दिख रही हैं। तो आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आंसर मुझे अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3 टाइम्स √5, और √2 को मैं लिख सकता हूँ √5/2। और ऐसा कोई ऑप्शन आई थिंक है हमारे पास, 3 टाइम्स √5/2, ऐसा क्लियरली आपको दिख रहा होगा ऑप्शन C। क्या आपको रियलाइज़ हुआ, एक आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था जिसे इजीली वर्कआउट किया जा सकता है। बहुत टफ क्वेश्चंस JEE मेंस डजंट आस्क, है ना। बस अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है JEE मेंस ने 2014 में। एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। देखो क्या पूछ रहा है वो इस क्वेश्चन में, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दी गई, अगर आप ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें तो सबसे पहली बात तो क्या लिख रहा है,
ए, बी और सी और डी नॉन जीरो नंबर्स हैं, अच्छी बात है सर। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है किसका सर, इस लाइन का और इस लाइन का, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इक्वी डिस्टेंट है दोनों एक्सिस से। आप सोच के देखो, अगर एक पॉइंट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या होता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, है ना, इस बेसिस पे। और वो क्या कह रहे हैं, वो इक्वी डिस्टेंट है एक्सिस से। अगर वो इक्वी डिस्टेंट है तो सोच के देखो उसके कोऑर्डिनेट कैसे दिख रहे होंगे सर। वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा, मतलब यहाँ से जितनी दूर है यहाँ से भी इतनी दूर है, तो इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये लैम्डा डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सोचो आप, एक्स एक्सिस पे तो प्लस लैम्डा होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे माइनस लैम्डा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा। क्या आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में और इक्वी डिस्टेंट है। अब वो कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस स्ट्रेट लाइन का और इस स्ट्रेट लाइन का। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों स्ट्रेट लाइन का, तो शैल आई से इन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुना। लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो हो जा रहा है 4a लैम्डा, यहाँ से दिखेगा ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जा रहा है 4a लैम्डा, एक्स की वैल्यू लैम्डा रख रहा हूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा -2a लैम्डा, क्योंकि y की वैल्यू लैम्डा रखेंगे तो कितनी हो जा रही है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हो जा रहा है -2a लैम्डा। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, -2a लैम्डा। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है, प्लस दैट्स हियर क्लियरली नथिंग बट c, तो ये कितना हो जा रहा है c। तो इसकी वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, सो दिस इज c इज इक्वल टू 0। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो 4a लैम्डा -2a लैम्डा इज 2a लैम्डा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है 2a लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ आ रहा है और दिख रहा है। विद दैट अगर अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, तो इस तरफ देखो क्या दिख रहा है, ये भी उसी लाइन, मतलब ये दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू है लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा, तो वो वैल्यू इस पॉइंट, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स और वाई की जगह लैम्डा और माइनस लैम्डा यहाँ भी रखेंगे। सोच के देखो स्टूडेंट से क्या मिल रहा है, मिलेगा 5b लैम्डा, है ना, यहाँ से क्या वैल्यू मिलने वाली है, ध्यान से सोचिएगा। एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, सोचो, ये हो जा रही है 5b लैम्डा -2b लैम्डा, है ना, तो ये कितनी इक्वेशन बनेगी, ये बन रही है 5b लैम्डा -2b लैम्डा। आई होप ये आपको दिख रहा है। एंड देन फिर क्या दिख रहा है, प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 5 - 2 कितना हो जाता है 3, तो ये हो जाने वाला है 3b लैम्डा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। देखो मेरा एक छोटा सा सजेशन है स्टूडेंट्स की, फाइनली हमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनानी है बी, सी, ए और डी के बीच में। तो एक छोटा सा सजेशन है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से सी और ए और यहाँ से बी और डी में रिलेशन निकाल सकता हूँ लैम्डा की टर्म्स में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए और सुनिए। अगर मैं लैम्डा को यहाँ लिखना चाहूँ, तो लैम्डा को क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2a लैम्डा इज इक्वल्स टू -c। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, -c/2a। क्या आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं लैम्डा को लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा लैम्डा -d/3b। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, d को उधर ले गए, 3b से डिवाइड किया, है ना। अब ये भी लैम्डा है, वो भी लैम्डा है, तो दोनों लैम्डा इक्वल रखे जा सकते हैं। तो ये है -c/2a, है ना, ये है -c/2a, और उस तरफ कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, ये था -c/2a और वो है -d/3b। तो ये कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है -d/3b। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसे आई थिंक अब सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख सकते हैं। सोचिए कैसे, 3b को, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो हो जा रहा है 3bc और ये कितना हो जा रहा है 2ad, है ना। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 2ad - 3bc इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा आई थिंक कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच हो ही रहा होगा, देखो जल्दी से, 2ad - 3bc और 2ad - 3b जैसा मुझे एक ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। क्या आपको क्लिक हुआ, एक आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन था। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्लास, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इसी पर, जो JEE मेंस 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं चाहूँगा आप खुद से इसे ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में समझेंगे। तो क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो बड़ा आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, अगर आप सीधा सीधा लॉजिक अप्लाई करें तो मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है सर। वो कह रहा है ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, और ये ट्रायंगल ABC के वर्टाइसेस हैं, और इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो इस लाइन पर लाई करता है, ठीक है सर, अच्छी बात है। और वो कह रहा है देन द वर्टेक्स C लाइज ऑन व्हाट, तो वर्टेक्स C के बारे में वो पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, C वर्टेक्स को इमेजिन करते हैं कि C वर्टेक्स क्या होता है। एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं क्लास, मान लो एक ट्रायंगल है ना, ये आपका एक ओवरऑल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। इस ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट तो है -3,2, है ना, ये रहा आपका पहला कोऑर्डिनेट। सर एक कोऑर्डिनेट है -2,1, तो अगर ये था कोऑर्डिनेट A,
तो अगर मैं बी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बी कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, -2, 1। सिमिलरली इसी तर्ज पर मैं सी कोऑर्डिनेट क्या ले सकता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं h, आप चाहें तो h, लीजिए, कुछ भी लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ h, है ना। लेकिन h, मानने से पहले जब वो कह रहा है कि सेंट्रॉइड जो है वो इस लाइन पर लाई करता है, सोच के देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर सेंट्रॉइड है तो अगर मैं सी को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फा कॉमा बीटा, x, y, h, कुछ भी आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फा कॉमा बीटा, तो सी के कोऑर्डिनेट्स मानते हैं अल्फा कॉमा बीटा। अगर ऐसा कुछ है तो हमें पता है स्टूडेंट्स की सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यही करने की कोशिश करते हैं क्लास। इसके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट, सोच के देखिए। -3 - 2 कितना होता है, -5, -5 प्लस अल्फा, है ना। तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा अल्फा -5 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली जब आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंट्रॉइड का तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 + 1 3 प्लस बीटा, तो वो कितना हो जाएगा 3 + बीटा डिवाइडेड बाई 3। तो ओवरऑल ऐसा कुछ सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट होगा। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड के स्टूडेंट्स तो क्या करना होगा फाइनली, अब वो पूछ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेंट्रॉइड है सर वो इस लाइन पे लाई करता है, तो सर यहाँ से मुझे अल्फा और बीटा के बीच में एक एंगल फिगर आउट कर, मतलब एक वैल्यू फिगर आउट करने का मौका मिलेगा। तो एक काम करते हैं, अगर ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो कोशिश करते हैं सेंट्रॉइड के इस कोऑर्डिनेट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने की। क्या आपको लाइन समझ आ रही है स्टूडेंट्स, सीधी सीधी सी बातें थी। ए एक पॉइंट था, बी एक पॉइंट था और ट्रायंगल सी एक और वर्टाइस थी, है ना। और फिर इसका जो सेंट्रॉइड था वो इस लाइन पर लाई कर रहा था। आई थिंक चीज़ें बस इतनी सी थी। अगर ये जो सेंट्रॉइड है ये इस लाइन पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। मेरा बस ये कहना है कि अगर सेंट्रॉइड इससे सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेंट्रॉइड इससे सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पूछ रहा है जो वर्टेक्स सी है वो किस पे लाई करती थी। सोच के देखना है स्टूडेंट्स। पहले तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, हम इस वैल्यू को, सेंट्रॉइड की वैल्यू को यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रॉइड की वैल्यू कितनी आ रही है क्लास, अल्फा -5/3। यहाँ रखा अल्फा -5/3, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सोच के देखो। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा अल्फा -5। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह क्या बचने वाला है, इस तरह बचने वाला है अल्फा -5 प्लस अगली वैल्यू क्या मिलेगी, सोच के देखिए स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास मिलेगी वो होगी 4y। 4y यानी क्या, 4 of 3 + β/3। तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 3 + β/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप लिख रहे हो 4 × 3 + β/3। तो ये आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। और फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सोच के देखिए। फिर आपके पास बच रहा है +2 = 0। 4y + 2 = 0। तो +2 = 0। तो ये कुछ कहानी सी है। आई थिंक इसको लेके आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी या डाउट नहीं है और ये चीज़ें क्लियरली आपको समझ आ रही हैं यहाँ तक। थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, चीज़ें समझेंगे। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। ये हो जा रहा है क्या, ये हो जा रहा है 3 अल्फा -15 प्लस 4 × 3 कितना होता है 12 प्लस 4 बीटा, है ना। 3 से 3 कैंसिल और फिर क्या बच रहा है 3 × 2 6 = 0। तो यहाँ से मुझे अल्फा और बीटा में एक रिलेशन निकल के आ रहा है। ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है समझिएगा। अल्फा और बीटा के बीच में अगर रिलेशन निकाला तो देखो क्या हो जा रहा है, 15 और 12, 15 - 12 होता है -3, -3 + 6 कितना हो रहा है, -3 + 6 हो जा रहा है +3। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये कितना है सर ये है 3 अल्फा प्लस ये कितना है 4 बीटा। और ध्यान से सोच के देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, -15 + 12 -3, -3 + 6 कितना होता है 3। तो ये हो जा रहा है आपका 0। तो कहना है से ये आपके उसका लोकस ही तो है। किसका लोकस है स्टूडेंट्स, ये लोकस है आपके थर्ड वर्टेक्स का, जिसमें अल्फा और बीटा जो आप लोकस निकालते वक्त h, कैसे रिप्लेस करते हो। तो मैं फाइनली इसको x और y से रिप्लेस करूँ तो ये हो जा रहा है 3x + 4y + 3 = 0। और इस बेसिस पे अगर मैं देखूँ ऑप्शन तो 3x + 4y + 3, ऐसा मुझे सीधे ऑप्शन बी दिख रहा है। तो कहना है से इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन होगा दैट शुड बी आंसर ऑप्शन बी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे फाइनली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या आपको पता है www.magnetbrains.com पर ये सारी चीज़ें आपके लिए सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। हियर वी क्लेम दैट इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको सारे सेक्टर्स, सारे सेगमेंट में फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट के।
कोई हिडन चार्जेस आपके लिए नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी डू बिलीव इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विच वी आर डेफिनेटली अश्योरिंग यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही आप इस पोर्टल पर जाएंगे या फिर आप चाहें तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल ITJ नीट पर भी जा सकते हैं। देयर ऑल्सो कैन एक्सेस द सेम थिंग प्रॉपर्ली अरेंज्ड देयर इज वेल इन अ प्लेलिस्ट फॉर्मेट। जब आप जाएंगे तो आप IIT सेगमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पूरा सेगमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, और ये आपका जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है ये फाइनली यहाँ पर अरेंज्ड है। जैसे ही आप क्रैश कोर्स प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे यानी वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट येस यू कैन डेफिनेटली एक्सेस पूरा का पूरा प्रोग्राम। सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स यहाँ पर अरेंज्ड हैं, JEE फिजिक्स, JEE केमिस्ट्री, JEE मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी लेक्चर आपको देखना है बस उस लेक्चर वाले सेक्शन को एक्सपांड करिए और बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी पेमेंट के सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन। आप बस वॉच नाउ पर क्लिक करिए, आपके सामने बफर फ्री मोड में इंडिया के टॉप टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया एक प्रॉपर लेक्चर आपको मिलेगा जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो वेबसाइट पर ही फुल स्क्रीन पर देखिए, या फिर आप चाहें तो यही सारी की सारी सेम चीज़ें आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं। As I have already been telling you this thing very clearly that this is India's 100% free quality online education platform जहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपको एक कंप्लीट पैकेज क्रिएट करके दिया जाए आपके IIT JEE की मेंस की तैयारी करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू बिलीव एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस थिंग दैट आप इन लेक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इनसे आपकी काफ़ी मदद हो रही है। तो एक छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स की इन वीडियोज़ को लाइक करते रहिए सो दैट हम भी उसी ज़ील, उसी इंथुसियाज़म के साथ आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें। नॉट जस्ट दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि जो भी नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ भी नया अपडेट आ रहा है तो हमेशा आपको चीज़ें पता चलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, क्योंकि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है तो कोशिश करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की ताकि वो भी इस क्वालिटी प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ, इसका फ़ायदा या लाभ उठा पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।